नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल के बारे में जिसका टाइटल है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। यूएन का गठन 75 साल पहले सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज़ द्वारा एक चार्टर साइन करके किया गया था और अभी इसके मेंबरशिप 193 कंट्रीज़ के पास में है। पर यूएन अभी स्ट्रगल कर रहा है। उसका रीज़न है चाइना का ग्रो करना, चाइना का बढ़ती हुई चाइना की पावर और यूएस का उसे नेग्लेक्ट करना। यूएस इससे पीछे हटना चाहता है। तो हमें जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं जैसे मिडलिंग पावर में जापान हो गया, जर्मनी है, उसे इसका सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रोइंग पावर्स है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल ब्रिटेन को और फ्रांस को वीटो पावर देती है जिनकी पावर अभी डिमिनिश हो गई है 1945 से। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं है जैसे ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़, किसी के पास भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स 123 मिलियन लोगों को सेव करती है बहुत ही कम बजट में। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बराबर इनका बजट है। साथ ही साथ लाइफ सेविंग असिस्टेंट प्रोवाइड करती है 103 मिलियन लोगों को। यूएन, नाटो, एनपीटी ये वॉर को नहीं रोक सकते हैं पर उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। यूएन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है पर उसके में जो प्रोटेक्ट करने के लिए दो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। पहली है चाइना और अमेरिका की लड़ाई और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका यूएन को नेग्लेक्ट कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प ने WHO को अंडरमाइन किया है। साथ ही साथ अमेरिका ने 1/3 ट्रूप्स को जर्मनी से वापस बुलाने का फैसला किया है जिससे नाटो यूरोप में वीक हो जाएगा और उससे उसकी पकड़, क्योंकि वो यूरोप से अफ्रीका पे उससे नज़र रखता था, उसकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इस सिचुएशन से बाहर आने के दो रास्ते हैं। पहला है कि मिडलिंग पावर जैसे जापान हो गया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डेमोक्रेसीज़ हैं जैसे इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनको एक एसोसिएशन बनाना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए। अमेरिका डोमिनेट करता है पर बाकी कंट्रीज़ भी अपना काम कर सकते हैं। क्वाड जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक कोलिजन है साउथ चाइना सी में, इसको चाइना की बढ़ती पावर को देखते हुए बनाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेड डील है। ट्रम्प के जाने के बाद भी ये अपना काम कर रही है। WTO से काम ना चलने की वजह से बहुत सारे कंट्रीज रीजनल और बायलैटरल ट्रेड एसोसिएशन करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, जैसे कि जापान, EU और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में हैं। पर इंटरनेशनल ऑर्डर होना भी बहुत ज़रूरी है। चाइना की ग्रोथ से यूएन में उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। 2000 में उसका 1% बजट में वो कंट्रीब्यूट करता था, जबकि यही कंट्रीब्यूशन उसका अभी 12% हो गया है। चाइना के डिप्लोमेट्स यूएन की 15 में से 4 एजेंसी के हेड है, वहीं यूएस का सिर्फ एक एजेंसी का हेड है। अगर कंट्रीज़ उन्हें ये कंट्रोल नहीं करते हैं, सिचुएशन पे नज़र नहीं रखते हैं, तो इस सिस्टम में सिर्फ चाइना के व्यूज़ दिखेंगे, चाहे वो कितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता रहे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मिडलिंग पावर जैसे जापान, जर्मनी, ये सुपरवाइज तब तक करना चाहिए जब तक कि अमेरिका दूसरे प्रेसिडेंट की लीडरशिप में यूएन में वापस नहीं आ जाता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएन चाहता है कि फिर से वो यूनिपोलर स्टेटस को एंजॉय करे जो कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से उसे मिला था, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टाइम पर भी यही सिचुएशन हुई थी और उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया था कि वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए कंट्रीज़ को यूएस का सपोर्ट करना चाहिए। ये तो था आर्टिकल के बारे में, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।